नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे बिहार में विभाग के बंटवारे की, केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न का सम्मान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चेहरे को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा योगदान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे रहा था। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी वो सक्सेस हैं जिस तरीके जब उस समय रामलला की लड़ाई के साथ में उन्होंने एक योगदान दिया था, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज आडवाणी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे को सरकार सबसे ऊंचे सम्मान देने जा रही है। बता दें कि 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम यात्रा निकाली थी, राम मंदिर आंदोलन की नई दिशा दी थी। हालांकि आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में लिखा था कि मैंने जो किया है वो बलिदान नहीं था, वो एक तात्विक अंकल के नतीजा था। क्या सही है और पार्टी और देश के हित में क्या था। आडवाणी की उम्र 96 साल है। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को अवजाती भारत के सिंध प्रांत लाहौर में हुआ था। आडवाणी के पिता का जो है काफ़ी बड़ा नाम चल रहा था, लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जिस तरीके से उनसे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, और साथ ये भी कहा है उन्होंने लगातार राम मंदिर को लेकर उनका काफ़ी योगदान रहा था। लेकिन योगदान के बाद बता दें कि जिस तरीके से रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है कि आखिरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित होने की जानकारी दी थी। उसको जानकारी मिलने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। उनसे फ़ोन पर भी बात उन्होंने लगातार की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहा हूँ, मैं जिस तरीके से लगातार राम मंदिर के आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी लाल कृष्ण आडवाणी की रही थी। लेकिन उसके बाद बता दें कि उन्होंने उनके स्वास्थ्य का भी हाल पूछा। लगातार इसको देखते हुए तमाम ट्विटर हैंडलों पे जो है लगातार उनको बधाइयों का भी तांता बना रहा। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि आडवाणी जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था, उन्हें बताया जा रहा है कि राम अपनी रथ यात्रा लेके वो वहाँ पर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। अयोध्या रवाना होने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा ये आंदोलन किया था। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बिहार में सीएम ने किया विभागों का बंटवारा, किस किस को मिला, कौन सा विभाग, बता रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। राजनीतिक उलटफेर के बाद सूबे में एनडीए की सरकार बन गई है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो वहीं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए। और बता दें कि आज विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय और दोनों डिप्टी सीएम के पास 9 मंत्रालय विभागों को सौंपा गया। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार में गृह और सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार ने खुद अपने पास रखा है। मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए, उनकी कमान अभी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। और बात करें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को क्या क्या विभाग मिले, तो उन्हें वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास और आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु और मत्स्य संसाधन, विधि विभाग सौंपे गए हैं। और वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो उन्हें कृषि, पथ निर्माण, राजस्व और भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान और भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति और युवा, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपे गए हैं। बता दें कि नीतीश के कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं हुआ है। संभावना है कि 12 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके बाद एनडीए के मंत्रियों को भी विभाग सौंपे जाएंगे। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे गृह मंत्रालय को लेकर, हर बार की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस विभाग को अपने पास रखा। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सादिक खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। आपको बता दें कि विधायक खरीद फरोख्त के मामले में आज क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने उनके आवास पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके
विधायकों को खरीद रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शिकायत की थी। उसी शिकायत के चलते आज क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। अब देखना यह होगा कि क्राइम ब्रांच के नोटिस को अरविंद केजरीवाल लेते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दल भले ही अपनी रणनीति बिछा रहे हों, लेकिन सियासी दल है जो सियासीदान है, बड़े नेता हैं, वो अब अपने लिए सीटों की तलाश पर जुट चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए अपने बेटे का नाम आगे किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी का प्रदेश का जो चतुर्भुज नेतृत्व है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है, अगर वो सहमति देते हैं तो फिर वो अपने बेटे की दावेदारी इस लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे। उनका कहना है कि हरिद्वार की जनता अगर ये सहमति देती है, उनके बेटे के नाम पर रजामंदी देती है, तो फिर उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार उनकी कर्मभूमि रहेगी, हरिद्वार के लिए लगातार वो सक्रिय रहे। ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर अभी से ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा भी किया था कि 15 फरवरी से पहले हम लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों की घोषणा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो अपनी अपनी जगह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नथुला के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। लखनऊ में सपा छात्र सपा का प्रदर्शन हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता आशिफ बैग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने आज प्रॉक्टर का पुतला फूंका और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रॉक्टर ने छात्र के कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई किया। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि प्रॉक्टर ने जिस तरह से अमानवीकृत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉक्टर को निलंबित किया जाना चाहिए। फिलहाल अब इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है, क्या प्रॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात है। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। एक बार फिर पूनम पांडे कंट्रोवर्सी का विषय बन गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। पूनम पांडे की मौत की खबर ने सभी को शॉक कर दिया था। मौत के दूसरे दिन यानी कि आज पूनम पांडे खुद जिंदा अवस्था में सबके सामने आई और उन्होंने ये वजह बताई कि वो ऐसा सब कुछ क्यों किया उन्होंने, और उनकी सर्वाइकल के कारण मौत नहीं हुई है, ये भी रीज़न उन्होंने बताया। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर ये जानकारी दी कि वे जिंदा हैं, वो मरी नहीं हैं, और साथ ही उन्होंने ये वजह भी बताई कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर कहा कि मैं जिंदा हूं, मेरी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं हुई है। दुर्भाग्य से मैं ये बात उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए नहीं कह सकती जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर से अपनी ज़िंदगी खोई है। ये इसलिए नहीं है कि वे कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि इसके लिए है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको बताने आई हूँ कि दूसरे कैंसर की तरह सर्वाइकल कैंसर का बचाव संभव है। बस आपको करना ये है कि सारे टेस्ट करवाने हैं, HPV वैक्सीन लेनी है, हम ये कर सकते हैं और पक्का कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के चलते और मौतें ना हो। आपको बता दें कि जब से ये खबर सामने आई है काफ़ी लोगों को ये अफवाह लग रही थी और ये अफवाह सच हुई। पूनम पांडे ने खुद का वीडियो शेयर करके ये जानकारी दी कि वे जिंदा है, और आपको बता दें कि जब से उन्होंने अपना वीडियो साझा किया है कि वे जिंदा है, तब से काफ़ी आलोचनाओं का सामना पूनम पांडे को करना पड़ रहा है। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। तो वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज पुलिस की एक और कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई सेक्टर 36 नोएडा में की गई है, जहां मन्नत नाम से एक फ्लैट को अटैच किया गया है। बताया जा रहा है गैंगस्टर के तहत ये कार्रवाई की गई है। मृतक अतीक अहमद के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
इस संपत्ति के बारे में भी जो प्रयागराज की कमिश्नरेट पुलिस है ऑक्टोपस और जिराफ वो लगातार काम कर रही थी और उसे अब कामयाबी मिली है। नोएडा के सेक्टर 36 में ये फ्लैट बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या जब हुई थी उसके बाद अतीक के जिस बेटे असद और गुलाम के बारे में कहा जाता था कि वो इसमें शामिल थे, वो वहीं पर गए थे, उस फ्लैट में रुके थे, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। और अब पुलिस ने उसको कहीं ना कहीं अटैच किया है, गैंगस्टर के तहत ये कार्रवाई की गई। जल्द ही इसकी खुद की भी कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं कि अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला अभी भी जारी है। लंबे समय से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई, अरबों की संपत्ति उसकी जब्त की जा चुकी है। ये नई संपत्ति जो मन्नत नाम से फ्लैट है वो अतीक के नाम था ऐसा बताया जा रहा, उसको बाकायदा अटैच कर दिया गया है। जल्द ही पुलिस कुर्की की भी कार्रवाई करेगी। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में अतीक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ उसके हत्या होने के बाद भी जारी है और आने वाले दिनों में इस तरह की और संपत्तियों का पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। शोएब मीडिया वाइस प्रयागराज। अमेठी में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार यादव। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की कार्यशैली से नाराज जगदीशपुर के सभी व्यापारियों ने दुकान बंद कर धरना प्रदर्शन और बिजली विभाग की विजिलेंस टीम मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि जिले की विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के द्वारा लगातार व्यापारियों के ऊपर शोषण और धन उगाही की बात सामने आने पर व्यापार मंडल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसी विजिलेंस टीम की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने जिले की प्रतिष्ठित मंडी को बंद करने का ऐलान किया है। विजिलेंस टीम ने जगदीशपुर कस्बे में स्थित दुकानों पर पहुंचकर फर्जी तरीके से जांच के नाम पर परेशान करते हैं और अवैध धन वसूली करते हैं। इसके विरोध में आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद किए हैं। जिले के विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम से व्यापारी ही नहीं बल्कि जनपद के सभी उपभोक्ता आए दिन परेशान रहते हैं। कई बार जिले के आला अधिकारी सहित स्थानीय सांसद और प्रभारी मंत्री से शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके चलते आज सभी व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला जज का शव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं से एक महिला जज का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। वहीं बताया जाता है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय का उनके सरकारी आवास पर उनके कमरे में पंखे से लटका हुआ उनका शव मिला है। वहीं सूचना पर एसएसपी और जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह, एसएसपी आलोक प्रियदर्शी मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। वहीं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि उनके आवास का दरवाजा नहीं खुल रहा है। वहीं पास पड़ोस के जजों ने भी, उनके जो नौकर थे उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया। नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उनका शव जो है उनके आवास पर लटका हुआ मिला। वहीं बताया जाता है कि ज्योत्सना राय मऊ जनपद की रहने वाली हैं और बदायूं न्यायालय में तैनात थीं। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच में जुट गई है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। गाजियाबाद में महिला ने आत्महत्या कर ली, लेकिन क्यों की आत्महत्या, बता रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान होकर एक महिला ने अपने ही घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जी हां, मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का है, जहां 2 दिन पहले एक महिला ने अपने घर में पंखे से लटक कर फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना यह है कि जब हम वहां मौके पे पहुंचे तो दीवार पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे और महिला फंदे पे लटकी हुई थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना यह है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही पता लगा पाएंगे कि महिला का मौत का कारण क्या है। वहीं दूसरी तरफ महिला के पति का आरोप यह है कि उसके पड़ोस में रहने वाले 5 व्यक्ति हैं जिनका नाम दीवार पर उसकी पत्नी ने लिखा है। सीधा उसका पति उन पड़ोसियों को आरोप लगा रहा है कि उसके पड़ोसियों द्वारा मेरी पत्नी पर अश्लील कमेंट किया जाता था और अश्लील हरकतें की जाती, जिससे मेरी पत्नी काफी परेशान थी, इसलिए उसने ये गलत कदम उठाया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में ओवरलोड बालू का ट्रक पलट गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर जिले के
जिगना थाने के अंतर्गत एक नदनी गांव है जिसके पास में गंगा जी गुजरी है। वहां से आपको बता दें, वहां से भारी मात्रा में कई महीनों से ओवरलोडिंग बालू का खनन चल रहा है अवैध तरीके से। आपको बता दें कि ये रात दिन सूचना लोग देते रहते पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये अवैध तरीके से बालू का खनन चल रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी भी वहाँ पर जाते हैं, तरह तरह की जो कार्रवाई के लिए मांग करते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहाँ के पत्रकार लोग भी कुछ जाकर सूचना अधिकारी को देते हैं पर अधिकारी इन बातों से जो कि निकट जाते हैं, जो कि कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले एक पत्रकार वहां पे गए थे, जबकि उनको भी मना कर दिया गया कि कोई भी पत्रकार इस घाट के पास में ना आए, जहां तक बता दो कि आपको बड़े बड़े जेसीबी थे, बड़े बड़े ट्रैक्टर से लेके जाते हैं ओवरलोडिंग करके। जिस तरह से ट्रैक्टर का टाली होता है उस टाली से डबल दुगना करके लोग रात में ज़्यादातर अवैध जो बालू का कारोबार है वो करते हैं। आज की घटना आपको बता दें कि एक ट्रक में बालू भर कर ले जा रहे थे। हालांकि बहुत बड़ा हादसा नहीं हो पाया, किसी भी कारण से गांव के करीब जाते हैं तो उनकी ट्रक जो है पूरे बालू से ओवरलोड होने के कारण पलट जाती है। हालांकि जहां पे ट्रक पलटी हुई है उसे कुछ ही दूरी पर कुछ गाय को बांधा गया था। हालांकि अभी तक कोई गंभीर रूप से चोटें नहीं आए। हालांकि आ सकते कोई अगल बगल घर होता है तो उनका घर भी गिरने की संभावना होती है। हालांकि इस जो ट्रक की बात करें, जो ट्रक का ओवरलोडिंग कर दिया गया, इस ट्रक को सीज भी किया गया था। हालांकि फिर भी ये ट्रक सीज करने के बावजूद भी, यहाँ चालान करने के बावजूद भी ये आकर ट्रक वहीं से ओवरलोडिंग का काम शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि हमारी इंडिया वॉइस की खबरें को देखकर कार्रवाई कितना यहाँ के अधिकारी लोग करते हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। अलीगढ़ में आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। सब्जी मंडी व्यापारी के साथ हुई लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के ग्राम टेटी के समीप सब्जी मंडी व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में लगातार पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही थी। उसी के चलते आरोपी की तलाश के बाद आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी की पैर में गोली लगने से आरोपी बदमाश घायल हो गया। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी राजीव द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि पुलिस लगातार सब्जी मंडी के व्यापारी के साथ लूट में वारदात अंजाम देने वाले बदमाशों को तलाश कर रही थी। तो वहीं पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत पुलिस ने शुक्रवार की देर रात घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से आरोपी बदमाश घायल हो गया। इधर पुलिस ने आरोपी घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ के हायर सेंटर जे.एन. मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कि बीती 27 तारीख को सब्जी मंडी व्यापारी के साथ 4 बदमाशों के द्वारा 5.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो वहीं पुलिस के द्वारा बताया गया है कि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है। अन्य 3 फरार हैं, जिनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं आरोपी बदमाश से 65,000 रुपये लूट के भी बरामद किए गए हैं। इधर पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में और आरोपी बदमाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।